जो तुम लोग को फिगर दिखाया गया स्टूडेंट, वो और कुछ नहीं मॉलिक्यूलर सीजर का दिखाया गया है, इफ़ आई एम करेक्ट। ठीक है, कैसे हम लोग डीएनए को ठीक करते हैं। तो देखो ये जो टॉपिक है तुम लोग के लिए बहुत नया टॉपिक होगा, सो अच्छे से समझो। बायोटेक्नोलॉजी यानी कि वो टेक्नोलॉजी जो बायो से रिलेटेड हो, यानी कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ बायोलॉजी में कर रहे हैं, कहने का मतलब ये हुआ बायोलॉजिक फील्ड में जाके हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जीन एडिटिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग वाला जो टेक्नोलॉजी होता है वो हम बायोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं। जैसे बायोलॉजी का बात करेंगे तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में सेल सब जाएगा, सेल, न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, तो उसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं ताकि उसको अल्टर कर सके, उसको चेंज कर सके। बात समझे? बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी इज द एक्सटेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू बायोलॉजिकल डोमेन। समझ गए ना? नंबर 1, इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, इट इज़ द यूज़ ऑफ माइक्रोबियल यानी कि बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, प्लांट सेल्स और एंजाइम्स टू मेक, ब्रेक और ट्रांसफॉर्म मटेरियल। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हो, चाहे हम प्लांट्स का यूज़ कर रहे हो, चाहे एनिमल सेल का यूज़ कर रहे हो, समझे, या एंजाइम का यूज़ कर रहे हो, ताकि हम क्या कर सके, कोई मटेरियल को प्रोड्यूस कर सके। कैसे प्रोड्यूस करें? ताकि हम या तो हम बना के प्रोड्यूस करें, या ब्रेक करके प्रोड्यूस करें, या ट्रांसफॉर्म करके प्रोड्यूस करें। ये बहुत बड़ा फील्ड है। बात समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? नंबर 1, अब देखो इसमें होता क्या है, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन। देखो इससे ना बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन होता है। जैसे अभी तुम लोग कोई भी चीज़ करोगे, लैब में करोगे, एक बार लोग किसी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो 2 बनेगा, 3 बनेगा पीस। अब इसमें हम लोग जो करते हैं, इसमें इंडस्ट्री में, लैब में, बड़े बड़े लैब में बहुत ज़्यादा ही प्रोड्यूस किया जाता है। समझे? प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, फार्मास्यूटिकल तो तुम लोग सुना होगा, ये बायोफार्मास्यूटिकल क्या होता है? देखो फार्मास्यूटिकल जो केमिकल वगैरह लैब में यूज़ करते हैं, मेडिसिन बन जाता है, बात खत्म। बायोफार्मास्यूटिकल मतलब है कि यदि हम प्लांट्स को यूज़ कर रहे हैं, एनिमल्स का यूज़ कर रहे हैं, और वो यूज़ करके हम मेडिसिन में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बायोफार्मास्यूटिकल। समझ गए ना? तो हमें क्या करना है, बायोटेक्नोलॉजी से हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना, क्या चीज़ का? बायोफार्मास्यूटिकल चीज़ों का। समझे? और उसके लिए हम देखो उसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, प्लांट्स को यूज़ करते हैं, या फिर एनिमल को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट ये इतना बड़ा, देखो ये फील्ड बहुत बड़ा फील्ड है, ये छोटा फील्ड नहीं है, और ये इवॉल्विंग फील्ड है। क्या भरोसा, कल कोई भी फील्ड इसमें ऐड हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, नरसिंह अवतार इसी का फील्ड है, गणेश जी इसी का फील्ड है, यहाँ पे ह्यूमन पे एलिफेंट रख दिया गया, बायोटेक्नोलॉजी, सू रख दिया गया। बस समझ, इतना बड़ा फील्ड है, यानी कि देवी देवता भी वंचित नहीं है इस चीज़ से। बायोटेक्नोलॉजी इज ए इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही भाषा समझोगे, और पुजारी बैठा हुआ है, ये हम नहीं, मोदी जी अपना पहला स्पीच में बोले थे। तो सब मोदी जी का एक स्पीच था स्टूडेंट, ठीक है, 2015 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, 15 या 16 में, बॉलीवुड से पहले रूबरू हुए थे। MS धोनी से बैठा हुआ है नीचे, अमिताभ बच्चन बैठा हुआ है, ऐश्वर्या राय सब बहुत भयानक भयानक लोग सब बैठा हुआ है, सचिन भी बैठा हुआ है, बताओ। और यहाँ मोदी जी स्पीच दे रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी उस जमाना में भी कितना आगे था, तभी तो गणेश जी का सूर है। और सब लोग ऐसे होकर देख रहा था कि ये कितना बिलीव कर रहा है कल्चर पे। तो ये भी आस्था का विषय है, और उस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी कर दिया ओवैसी ने कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर ना हो, वही बेटर है कि जो मिथ वाला चीज़ को ये साइंस के फ्रिक्शन में डाल रहा है। जानते हो ना, एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या भाषण दिया था कुछ दिन, मतलब कुछ साल पहले। अभी देखो, अभी भारत में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, बागेश्वर धाम महाराज वाला। तुमको क्या लगता है, वो सही है कि गलत है? हम तो लगता है कि सही है वो। I mean, वो बाबा को आता है, सिद्धि होता है, सिद्धि तुम मानो नहीं मानो, सिद्धि होता है। इतना मेडिटेशन कर लिया कि उसको सिद्धि प्राप्त हो गया। तो अब अभी बहुत डिबेट चल रहा है, हर टीवी न्यूज़ पे अपने बाल बच्चों को पालने के लिए बाबू सब वही दौड़ रहा है, वही टीवी उवी कर रहा है, काम कर रहा है जो बात। ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री 26-27 साल का लड़का अभी भारत का सबसे ज़्यादा
देखे जाने वाले सेलिब्रिटी बन चुका है वो। तो देखो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिकल इंजीनियरिंग, सबका एक दूसरे से इंटीग्रेशन है, और एंड सो ऑन, बहुत सारा हो सकता है और भी। तो यहाँ पे समझते हैं इंसुलिन प्रोडक्शन। देखो इंसुलिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के लिए ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंसुलिन, है ना। ये इंसुलिन इज़ अ काइंड ऑफ हार्मोन जो कि हमारे ग्लूकोज को रेगुलेट करता है बॉडी में। तो समझो इस बात को, इंसुलिन प्रोडक्शन में भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। पहले यदि मान लो कि हमारे बॉडी में यह होता ही है, आमतौर पे जानते हो डायबिटिक पेशेंट बढ़ रहे हैं, है ना, पर ईयर, क्योंकि खाने का जो तरीका है, तौर तरीका है, उसके वजह से ना डायबिटिक पेशेंट बढ़ते हैं। जब डायबिटिक पेशेंट बढ़ते हैं तो यानी कि उसका इंसुलिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, इसलिए बढ़ रहा है। अब पहले इंसुलिन को प्रोड्यूस करना इतना क्रूएलसम तरीका था कि बहुत सारा जानवर को मारा जाता था और उसका पैनक्रियास निकाला जाता था, और जो उसका पैनक्रियास जो आता था वहाँ से भी एरर होने का संभावना ज़्यादा रहता था। यानी कि इतना एनिमल का किल किए, एक तो वो अनएथिकल प्रैक्टिस किया आपने, उसका जो भी आपने लाया है उसके बाद भी उसमें एक्यूरेसी नहीं है। बट थैंक्स टू बायोटेक्नोलॉजी, कि बायोटेक्नोलॉजी के एडवेंट के वजह से इंसुलिन बनाना बहुत ही आसान हो गया। बात समझे? तो पहले समझो कि इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन बिल्कुल एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में, समझे। और इंसुलिन का रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि कितना हमें शुगर चाहिए, अलाउ द बॉडी टू यूज शुगर फ्रॉम द फूड वी ईट फ्रॉम फॉर एनर्जी और टू स्टोर फॉर फ्यूचर यूज। यानी कि जो हम खाते हैं स्टूडेंट, हम खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज़ रहता है ना, एनर्जी। यस, हम खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी, टू गेट एनर्जी। और जो खाना खाएंगे तो वही खाना में ना इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का पैनक्रियास का काम क्या है कि वहाँ से शुगर को यूज़ करना, शुगर को निकालना हमारे खाना से, और निकाल के रेगुलेट करना, शुगर लेवल रेगुलेट करना, या फिर जो एक्स्ट्रा आ जाए उसको स्टोर कर रख लेना फ्यूचर यूज़ करने के लिए, समझे। तो इंसुलिन हमारा हार्मोन है जो पैनक्रियास बनाता है। इंसुलिन का काम है कि हमारा जो शुगर लेवल है उसको, यानी ग्लूकोज है, उसको क्या करना, अलाउ करना बॉडी में, ताकि यूज़ कर सके। कहाँ से यूज़ करना? तुम्हारा फूड जो हम लोग खाते हैं, या फिर यूज़ नहीं हुआ तो उसको स्टोर कर लेना, सो डैट हम फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकें। नंबर 1 इंसुलिन। देखो इंसुलिन हेल्प्स टू कीप द ब्लड शुगर लेवल फ्रॉम गेटिंग टू हाई। और इंसुलिन इतना इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा हमारा शुगर लेवल नहीं बढ़े, उस चीज़ को मेंटेन करने में, समझे ना, मेंटेनेंस। नहीं तो यदि शुगर लेवल बढ़ जाएगा फिर डायबिटिक पेशेंट बन जाओगे, सही बात है ना। यदि कम भी हो जाएगा तो वो भी दिक्कत है। तो शुगर को रेगुलेट करने में इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है स्टूडेंट। यदि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे हम लोग? हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं हम लोग यदि लेवल बढ़ गया तो शुगर लेवल, और यदि शुगर लेवल कम हो गया तो हाइपरग्लाइसेमिया क्या है? हाइपोग्लाइसेमिया। तो देखो ये टेक्निक, वो क्या बोलते हो, बायोलॉजी वाला वर्ड है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है स्टूडेंट कि इंसुलिन का काम क्या है। तो इंसुलिन काम क्या है हमारा? शुगर लेवल को मेंटेन करना। और शुगर लेवल कहाँ से? जो हम खाते हैं वहाँ से शुगर को एक्सट्रैक्ट करके मेंटेन करना। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। फंक्शन क्या है? देखो फंक्शन समझोगे तो और समझ में आ जाएगा तुम लोग को। व्हेन इंसुलिन इज रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जब इंसुलिन रिलीज हुआ पैनक्रिया की वजह से हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जो खून का जो शरीर में जो धड़ा है हमारा अलग अलग वेंस में, जब इंसुलिन रिलीज हुआ ब्लड स्ट्रीम में, ये सेल से अटैच हो जाएगा, समझे ना। और ये सिग्नल देगा सेल को कि बाबू एक काम करो, ब्लड से शुगर एब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि ब्लड कैरीज लॉट ऑफ शुगर्स। बात समझे ना। तो जब इंसुलिन रिलीज होगा, एक तरह से इंसुलिन एक तरह से सिग्नल है किसके लिए? ब्लड के लिए, सो डैट ब्लड कैन एब्जॉर्ब योर सो डैट सेल कैन एब्जॉर्ब शुगर फ्रॉम द ब्लड। समझ गए ना। जब इंसुलिन जो रिलीज होगा ब्लड स्ट्रीम में हमारा, तो इट अटैचेस टू द सेल से वो अटैच हो जाता है और सिग्नल देता है सेल को कि ब्लड में जो शुगर जा रहा है उससे एब्जॉर्ब कर लो, अपने जगह ले लो। इंसुलिन इज लाइक अ की विच अनलॉक्स द सेल टू अलाउ शुगर टू एंटर इनटू द सेल। और देखो इसलिए इंसुलिन एक तरह से की है, एक फैसिलिटेटर है, एक सिग्नल प्रोड्यूसर है, जिसके वजह से सेल क्या करता है, तुम्हारा शुगर को अपने अंदर रख लेता है, समझे ना। अनलॉक द सेल टू अलाउ शुगर टू एंटर इनटू सेल। और वही शुगर सेल में जाएगा और जो काम होगा उसका वो काम करेगा सेल के अंदर, क्योंकि शुगर हैज़ गॉट लॉट ऑफ वर्क्स इनसाइड द सेल।
तो सेल के इनसाइड पहुंचने के लिए जो सिग्नल है वो इंसुलिन ही सिग्नल देगा उसको। इंसुलिन बन कैसे रहा है? पेनक्रियास से बन रहा है। देखो इंसुलिन, वही बोला कि इंसुलिन एक्ट एज अ ड्रग टू ट्रीट डायबिटीज, एक तरह से ड्रग्स के रूप में काम करता है, यानी दवाई के रूप में काम करता है डायबिटिक पेशेंट्स में। और देखो डायबिटिक्स देखो मोटापा से भी होता है बहुत ज़्यादा। जैसे कहा जाता है कि उस दिन देख रहे थे हम कि आप मोटापा यदि ज़्यादा हो जाए तो चर्बी आ जाता है ना, फैट एक जगह पर अकुमुलेट हो जाता है। जब फैट अकुमुलेट हो जाता है तो इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। बात समझे? इसलिए फिट रहना ठीक है, नहीं तो यदि फिट नहीं रहोगे तो डायबिटिक, खाली खाना खाने से, वो मीठा चीज़ खाने से डायबिटिक नहीं होता है, लेथार्जिकपन से भी डायबिटीज होता है। प्रीवियसली देखो वही बोला, पहले ना इंसुलिन को प्रोड्यूस करना बहुत ही क्रूअल सम प्रोसेस था, ठीक है। एनिमल को बहुत मारना पड़ता था स्टूडेंट, इट वॉज अ वेरी क्रूअल एंड एक्सपेंसिव, बहुत महंगा भी था, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे एनिमल्स को मारना पड़ता था, और वो भी फ्यू ग्राम्स ऑफ इंसुलिन निकलता था वहाँ से, और जो भी निकलता था वो भी प्योर नहीं था, उसमें भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स रहता था। एनिमल्स फ्रॉम और यदि मान लो कि एनिमल सोर्स से तुम इंसुलिन यूज़ कर रहे हो मार के, तो उससे ये भी डर रहता था कि यदि हम किसी पेशेंट के अंदर लगा दिए तो एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकता है उसको। जैसे देखो ये चीज़ अभी भी है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेके, कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का सेवन करे तो एलर्जी वाला प्रॉब्लम हो सकता है, जो यूरोप हमेशा कहता है। तो सिमिलरली यहाँ पे है कि यदि कोई एनिमल से इंसुलिन निकाल के यदि किसी डायबिटिक पेशेंट को हम दे रहे हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के पास इंसुलिन है नहीं बॉडी में, तो ऐसे इंट्रोडक्शन, इस तरह इंट्रोडक्शन करने से ना हो सकता है उसको एलर्जी भी हो जाए, हो सकता है साइड इफेक्ट भी हो जाए, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और प्रत्येक साल डायबिटिक पेशेंट तो बढ़ते चला जा रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बायोटेक्नोलॉजी का अप्लाई करके इंसुलिन लेबोरेटरी में तैयार किया जाए, और हमने किया है ये चीज़। देखो तो वही फंक्शन देखो यहाँ पे कैसे बनाया है। केमिकल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज ऑल्सो डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। केमिकल तरीके से, जैसे कुछ मिला दिए ये करने से, है ना, केमिकली इसको प्रोड्यूस करना भी उतना ही डिफिकल्ट है और महंगा भी है। तो सबसे सिंपल तरीका है इंसुलिन को प्रोड्यूस करना, वो क्या है? बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से। देखो इसमें होता क्या है, एक सिंथेटिक जीन को प्रिपेयर किया गया जो कि तुम्हारा इंसुलिन बनाएगा, और वो जो सिंथेटिक जीन जीन समझ रहे हो, बनाया गया जीन को या बॉडी से निकाला गया किसी भी देखो एग्जांपल देखो, सिंपल समझो, आदमी है, आदमी का पेनक्रियास पता चला, है ना, उस पर रिसर्च चला, बहुत रिसर्च चला, और पता चला कि ये जीन रिस्पॉन्सिबल है जो कि प्रोड्यूस करता है इंसुलिन को, तो उसको लैब में प्रिपेयर कर लिया गया। समझ में आ रहा है ना? यानी कि जो जीन रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए, उस जीन को आइडेंटिफाई कर दिया गया लेबोरेटरी में। अब वो जो जीन है, पर्टिकुलर जीन, उसको अटैच कर दिया गया तुम्हारा ईस्ट में। ईस्ट जानते हो ना, जो कि तुम्हारा फर्मेंटेशन के लिए जो यूज़ होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ई कोलाई या ईस्ट के साथ मिला दिए। और कौन सा टेक्नोलॉजी है ये? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, मैं फ्यूचर क्लास में बताऊंगा तुम लोग को, बहुत लंबा चीज़ है ये। और उसके बाद आराम से तुम्हारा इंसुलिन प्रोड्यूस हो गया। देखो कोई नहीं मरा एकदम, और एक्यूरेसी भी हाई एक्यूरेसी है। तो हमने क्या किया बेसिकली, एक सिंथेटिक जीन, अब सिंथेटिक जीन मतलब वही जीन जो रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन प्रोड्यूस करने में, उसको हम निकाले, उसको लैब में प्रिपेयर किया गया, समझे, प्रिपेयर करके फिर इसके साथ उसको अटैच कर दिया गया। और टेक्नोलॉजी कौन सा है तुम्हारा? rDNA टेक्नोलॉजी, समझा। और उसके बाद इंसुलिन बन गया। अब यहाँ पे हमें समझना होगा स्टूडेंट कि जो डायबिटिक का जो पेशेंट है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है, अलार्मिंग रेट से बहुत तेज़ी से बढ़ते चला जा रहा है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक 300 मिलियन पीपल डायबिटिक पेशेंट्स होंगे। तो जब देख रहा है ना, सब तो नून निकाल के बैठा हुआ है और कुछ नहीं। तो कहने का मतलब क्या, जब इतना होगा तो इंसुलिन प्रोडक्शन भी बहुत चाहिए आपको, है ना। तो थैंक्स टू बायोटेक्नोलॉजी, तो ये रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए टेक्नोलॉजी है, rDNA टेक्नोलॉजी है, ये इस तरह का प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकता है। आगे देखो हार्मोनल प्रोडक्शन। देखो हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है, हम जो छोटे से बड़े हो रहे हैं, हमारा जो ग्रोथ हो रहा है ना, जो मेटाबॉलिज्म है, उसमें जानते हो ना हार्मोन का कितना बड़ा रोल है ना। अब देखो इसका सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम हार्मोन को भी जनरेट कर सकते हैं। बात समझे? तो पहले हार्मोन देखो, हार्मोन प्रोडक्शन देखते हैं। हार्मोन कुछ नहीं, केमिकल कंपाउंड से जो कि आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करता है। जानते हो ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हमारे बॉडी का है। और हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी फंक्शंस के लिए, है ना।
दे आर यूज टू क्यूरिंग सर्टन डिजीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी। और हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी डिजीज हुआ तो हार्मोन यदि ठीक से रेगुलेट हो तो डिजीज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखो, ग्रेट खली, ग्रेट खली जानते हो तुम लोग? ग्रेट खली का ग्रोथ बहुत तगड़ा होने लगा था, इनफैक्ट उस एज में भी जब वो WWF का मैच खेल रहा था तो वो अपना सर्जरी करने गया था बाबू, ऑपरेशन करने के लिए कि ग्रोथ हार्मोन अब ठहर जाए। तो जितने भी बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, जो भी चीज़ हो रहा है वो हार्मोन की वजह से हो रहा है। कभी एक्सेस हार्मोन प्रोड्यूस हुआ तो आपका ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है, यदि कम हार्मोन प्रोड्यूस हुआ तो आपका ग्रोथ कम होगा। इसलिए वाइटल फंक्शंस के लिए हार्मोन का रोल भी बहुत ही वाइटल है। देखो, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ हार्मोन इज वेरी डिफिकल्ट, यानी कि आर्टिफिशियली बनाना बहुत डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव भी है। यहाँ पे फिर से RDNA टेक्नोलॉजी और जीन क्लोनिंग ये बेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेस्ट मेथड है जिसके द्वारा हम हार्मोन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखो, जीन क्लोनिंग भी मैं बाद में ही बताऊंगा, बट क्लोनिंग वर्ड का मतलब समझ लो। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है कोमल? सेम चीज़ बना देना, जैसे तुम जैसे दिखते हो सेम चीज़ क्रिएट कर देना। हॉलीवुड मूवी देखे हो तुम लोग? क्लोनिंग पे दुनिया भर का मूवी बनाया है लोग सब, सेम सेम। एक मर भी गया तो कोई बात नहीं, एक रेडी है दूसरा। हाँ, एहसास अलग है दोनों में, ये अलग बात है। हाँ, क्लोनिंग पे बहुत ज़्यादा ही मूवी बना है, बहुत ज़्यादा हॉलीवुड मूवी बना हुआ है। देखो, तो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और जीन क्लोनिंग सबसे बेस्ट सोल्यूशन है हार्मोनल प्रोडक्शन करने के लिए। अब देखो, दो तरह का हार्मोन्स जो कि हम RDNA टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं। एक क्या है? सोमाटोस्टेटिन, एंड क्या सेकंड क्या है? सोमाटोट्रोफिन। ये दो तुम्हारा हार्मोन्स है। अभी होता क्या है तो समझो, ये दोनों के बारे में दिया गया है। देखो, सोमाटोस्टेटिन ये क्या है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन है, यानी कि ग्रोथ करने के लिए हार्मोन सब है। ये कहाँ से सेग्रीगेट होता है? यूडेडनम एंड पेनक्रियास, यहाँ से प्रोड्यूस होता है ये हार्मोन। समझ गए ना? इट अफेक्ट सेवरल एरियाज ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी का बहुत सारे हिस्सा पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है ग्रोथ के टर्म्स में। देखो, काम क्या है इसका? इट रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स कमिंग फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जानते हो, वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे बॉडी का। बात समझे? ये जो स्टूडेंट, जो हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। यानी कि ग्रोथ हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन निकलता है ना हमारा, सभी जो हार्मोन्स है वो सब हार्मोन को ये सोमाटोस्टेटिन हार्मोन क्या करता है? रेगुलेट करता है। इसलिए मान लो कि किसी का पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है ग्रोथ हार्मोन को, लेट्स, बात समझे, पैनक्रियाटिक हार्मोन्स निकल ही नहीं रहा, लेट्स, तो उस समय सोमाटोस्टिन हार्मोन को बाहर प्रोड्यूस कर लिया जाएगा और बॉडी में डाल दिया जाएगा, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? इट अफेक्ट सेवरल एरियाज ऑफ बॉडी। इट रेगुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स कमिंग फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एसेट्रा, एंड इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक हार्मोन्स, ग्लाइकोजन एंड इंसुलिन। तो ये बोला, ये सभी चीज़ काम रहता है और सभी चीज़ में ये तुम्हारा योगदान रहता है सोमाटोस्टेटिन का, हार्मोन्स का। अब देखो, सेकंड देखो, सोमाटोट्रोफिन, ये भी ग्रोथ हार्मोन ही है जो कि इंपॉर्टेंट हमारे बोन डेवलपमेंट के लिए, मसल्स डेवलपमेंट के लिए। अब बताओ, यदि हमारे बॉडी में ये कमी हो गया तो नहीं होगा हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट, हमारा बोन का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा स्टूडेंट, हमारा मसल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। और ये भी कौन सिक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड तुम्हारा एक तरह से मदर ग्लैंड है, कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारा बॉडी में हमारा क्रिएट करता है, हार्मोन सब क्रिएट करता है। तो किसी डिस्टर्बेंस की वजह से, मान लो किसी डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड काम नहीं कर रहा है और ये हमारे पास हार्मोन नहीं आ रहा, तो ये हम बाहर से भी प्रोड्यूस करके अंदर डाल सकते हैं। और ये देखो, ऐसे आर्टिफिशियली बनाओगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट बायोटेक्नोलॉजी से बहुत आसान है। तो बोलोगे कि ऐसा क्या बात है बायोटेक्नोलॉजी में? तो जो देखो, जो जीन रिस्पॉन्सिबल है ये हार्मोन्स, वो पहले ही प्रोड्यूस कर लिया जाता है वहाँ पे, और उस हिसाब से फिर RDNA टेक्नोलॉजी लगा के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अब देखो, इंजाइम टेक्नोलॉजी, इंजाइम जानते हो ना, इंजाइम कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। जो आज बाहर रोटी दिखता है, पेट में दूसरे फॉर्म में चला जाता है ना, बिकॉज ऑफ इंजाइम्स। इंजाइम्स नहीं होता तो हम कंजम्पशन ही नहीं कर पाते। इंजाइम्स इनफैक्ट कैटलिस्ट है, जिसकी वजह से बहुत सारा तुम्हारा बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं हमारे बॉडी में। तो देखो, इसका मतलब क्या है? इट रिफर्स टू द आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इंजाइम्स। यानी कि इंजाइम टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि इंजाइम को अलग करके रख देना, या इंजाइम को प्यूरिफाई करना, या फिर इंजाइम को प्रोड्यूस करना। बात समझे? और जैसे कि मैंने कहा है, देखो, इंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो कि हर सेल में प्रेजेंट रहता है, नंबर 1। और ये
कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। कैटलिस्ट समझते हो ना, रिएक्शंस हो रहा है, तो रिएक्शन में यदि कैटलिस्ट ही नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। यानी कि फैसिलिटेटर का काम करता है। बात समझ में आ रहा है ना, फैसिलिटेटर का काम करता है। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं सेल में, उसमें एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। और देखो हकीकत में एंजाइम जो होता है लिविंग सेल में ही प्रेजेंट होता है, नॉन लिविंग में नहीं रहता है। बात समझ में आ गया ना, नॉन लिविंग में रहता ही नहीं है। बट देखो थैंक्स टू बायोटेक्नोलॉजी अब हम क्या कर सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब में भी हम एंजाइम को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बात समझे, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी हम प्रोड्यूस करके रख सकते हैं। ऐसा संभव नहीं था पहले, बायोटेक्नोलॉजी आया तो ये संभव हो गया। बट टुडे इट इज पॉसिबल टू सेपरेट, आइसोलेट एंड यूज एंजाइम इन विट्रो। विट्रो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। विट्रो का मतलब क्या होता है, बॉडी के आउटसाइड। अब बॉडी के आउटसाइड मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेस्ट ट्यूब में भी हो सकता है। जैसे टेस्ट ट्यूब में भी होता है ना, तो वो भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। सेम यही वर्ड यूज किया गया था 1819 में तुम्हारा प्रीलिम्स में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बात समझे, इन विट्रो का मतलब क्या है कि टेकिंग प्लेस इन अ टेस्ट ट्यूब और एनीवेयर आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो थैंक्स टू बायोटेक्नोलॉजी कि एंजाइम जो चीज़ कभी भी बाहर प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता था नॉन लिविंग थिंग्स में, वो केवल लिविंग सेल्स में ही पाया जाने वाला चीज़ है, वो बाहर भी उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। और दिस कैपेबिलिटी ऑफ एंजाइम टू कैटलाइज रिएक्शन आउटसाइड सेल हैज लेड, और इसके वजह देखो कि चूंकि अब एंजाइम बाहर भी प्रोड्यूस हो सकता है, नॉन लिविंग में भी हो सकता है, टेस्ट ट्यूब में हो सकता है, इसके वजह से एक अलग ही टेक्नोलॉजी बन गया, उसी को बोलते हैं एंजाइम टेक्नोलॉजी। तो मैं तो बोल तो रहा हूँ कि जो बायोटेक्नोलॉजी है ये निरंतर बढ़ने वाला चीज़ है, ये बढ़ते चला जाएगा। आगे देखो स्टूडेंट, आखिर एंजाइम टेक्नोलॉजी कहाँ ज़रूरत है हमें, इसका फ़ायदा क्या होगा हमें? तो फ़ायदा ये है, एक तो क्रुएल्टी, इतना जो क्रुएल्टी हो रहा था इंसुलिन निकालने के लिए, देखो बाहर आराम से हम एंजाइम बना लेंगे, बॉडी में डाल देंगे, किसी एनिमल्स को मारने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो चीज़ से बचोगे। दूसरा क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बहुत ज़्यादा ही अवेलेबल है, प्लांट्स और एनिमल्स। आज ही बात कर रहे थे ना, 1/4 जो लिविंग स्पीसीज है वो सोइल में अटैच है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो कहीं पे भी तुमको मिल जाएगा। और विद द हेल्प ऑफ, जैसे ईस्ट में लगा दिए थे ना, RDNA में किए थे अभी जस्ट। अभी इंसुलिन कैसे किए, इंसुलिन में हमने क्या किया, बाहर जीन बनाया और ईस्ट में अटैच कर दिया, ईस्ट में अटैच किए और थ्रू योर RDNA टेक्नोलॉजी हमने इंसुलिन प्रोड्यूस कर लिया। तो वही बोल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बहुत ज़्यादा ही अबंडेंट मात्रा में प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। द अमाउंट ऑफ एंजाइम्स प्रोड्यूस इज मोर, और इसमें जो एंजाइम प्रोड्यूस होगा बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए कन्वेंशनल मेथड, समझे। एंड प्योर एंड स्टेबल एंजाइम्स, यानी कि जो भी एंजाइम प्रोड्यूस होगा बहुत ही प्योर फॉर्म में होगा, उसमें कोई एरर नहीं होगा। तो आर्टिफिशियल एंजाइम्स देखो ये भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जीन क्लोनिंग टेक्निक से। अब जीन क्लोनिंग टेक्निक क्या है, RDNA टेक्निक क्या है, ये सभी चीज़ हम लोग आने वाले समय में पढ़ेंगे। दैट्स इट।